नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हमारे साहित्य निर्माता श्रृंखला का आज 5वां सत्र है और आज का सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और मैं थोड़ी उत्साहित भी हूं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद को लेकर मैं इतनी उत्साहित इसलिए हूं दोस्तों क्योंकि वास्तव में जिसे हम आधुनिक साहित्य कहते हैं, उस दृष्टिकोण की भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में तो केवल पृष्ठभूमि तैयार हुई। वास्तव में आधुनिक साहित्य जिसे कहा जाता है, उसकी शुरुआत उसके प्रवर्तक करने व उसका प्रवर्तन करने वाले मुंशी प्रेमचंद थे। तो आज हम मुंशी प्रेमचंद के न केवल साहित्य की चर्चा करेंगे बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी है। उनका जीवन इतना अद्भुत है, इतना प्रेरणा का स्रोत है कि हम उनसे बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। हम उनसे सीख सकते हैं कि विषम परिस्थितियों में भी हम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। हम उनसे सीख सकते हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियों में तालमेल कैसे बिठाएं, कैसे सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते हुए हम निरंतर अग्रसर हों, कैसे हम कठिनाइयों को देखकर, संघर्षों को देखकर, स्वास्थ्य के नाजुक होने पर भी हम कैसे लक्ष्यबद्ध रहें, कैसे उत्साहित रहें, कैसे अपनी जीविका को बनाए रखें। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में बहुत कुछ है कहने के लिए दोस्तों। संक्षेप में एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये वो शख्सियत हैं हिंदी साहित्य जगत की जिन्होंने कल्पना लोक में विचरण करने वाले कथा साहित्य को आम आदमी की जिंदगी से जोड़ा। यानी जीवन जब से साहित्य में केंद्र में आना शुरू हुआ, वो साहित्य है मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद ने समाज का कोई वर्ग उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा, यानी उपेक्षित नहीं किया। चाहे कोई निम्न वर्ग हो, चाहे वैश्याएं हों, स्त्रियां हों, मजदूर हों, बच्चे हों, सभी की उस समय के अनुरूप स्थिति को अपने साहित्य में चित्रित किया। और यही कारण है कि वे एक हिंदी साहित्य, हिंदी कथा साहित्य में वे एक मील का पत्थर साबित हुए। तो चलिए आज शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद पर ये अद्भुत और आनंददायक सत्र। क्या याद रखना है? हिंदी कथा साहित्य को जीवन से जोड़ने और उसे एक नई दिशा देने वाले कथाकार के रूप में जाने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। इनका जीवन 31 जुलाई 1880 को हुआ। जन्म स्थान था लम्ही ग्राम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम दो रूपों में मिलता है, अजायब लाल भी और कहीं कहीं अजायब राय भी देखने को मिला। इसलिए अब तक मैं केवल अजायब लाल ही लिखती रही थी, लेकिन अब मैंने ये अजायब राय भी जोड़ दिया यहां पर। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था और आपको ध्यान होगा दोस्तों कि इनकी बड़े घर की बेटी जो कहानी है उसकी जो नायिका है उसका नाम भी आनंदी है। तो आप इस तरह से जीवन के विविध प्रसंगों से साहित्यकार के सृजन को जोड़ सकते हैं, क्योंकि साहित्य कभी भी न केवल साहित्यकार के जीवन का प्रतिबिंब होता है बल्कि समसामयिक परिवेश का प्रतिबिंब भी होता है। इनका मूल नाम धनपत राय था, बिल्कुल नहीं भूलना है। उर्दू में ये जो लेखन करते थे उसमें ये नवाब राय के नाम से करते थे और हिंदी साहित्य में वे ये जिस नाम से जाने जाते हैं वह हम सभी जानते हैं, प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। इनका निधन 1936 ईस्वी में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में ही हुआ। अब बात आती है शिक्षा की दोस्तों। यहां से शुरू होती है वो संघर्ष भरी जीवन यात्रा प्रेमचंद की, जिसमें हम देखेंगे कि कितनी विषम परिस्थितियों के बीच भी प्रेमचंद ने न शिक्षा को छोड़ा, न पारिवारिक दायित्व को छोड़ा, न नौकरी छोड़ी और न ही साहित्य सृजन छोड़ा। चार दिशाओं में अपना ध्यान बराबर केंद्रित रखते हुए भी वो व्यक्ति कितने आसानी से, कितनी सहजता से, कितने आत्मविश्वास के साथ निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करता गया। ये उदाहरण है प्रेमचंद का जीवन। तो लालपुर मदरसा
था उनका स्थानीय स्तर पर ही, वहां से उन्होंने उर्दू और फारसी की शिक्षा प्राप्त की। आपको ध्यान होगा दोस्तों, पिछले सत्रों में हमने जिन भी साहित्यकारों के विषय में पढ़ा है वहां भी हमने पढ़ा है कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था में उर्दू और फारसी की शिक्षा को बहुत अनिवार्य रूप से देखा जाता था। तो वही स्थिति प्रेमचंद के साथ भी हुई और उन्होंने लालपुर मदरसा जो पास में ही था वहां से उर्दू और फारसी की शिक्षा प्राप्त की। 8 वर्ष की अवस्था में उनकी माता का निधन हो गया। यहां से शुरू होती है संघर्ष की पहली सीढ़ी। 13 वर्ष की अवस्था तक, यानी माता के निधन के बाद जब वो 13 वर्ष के हुए, 13 वर्ष की अवस्था तक यानी 1893 ईस्वी तक उर्दू उपन्यास तिलिस्म होशरुबा के 17 भाग थे। 17 खंडों में लिखा गया ये उपन्यास है तिलिस्म होशरुबा, फारसी का उपन्यास है। ये उन्होंने पढ़ लिया। ये है वो आधारशिला जो उनके साहित्य के पृष्ठभूमि में विद्यमान रही, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने साहित्य में जीवन और परिवेश को महत्व दिया। क्योंकि ये जो साहित्य है दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है तिलिस्म होशरुबा, यानी तिलिस्मी दुनिया का जो हम चंद्रकांता संतति में देखते हैं, चंद्रकांता में देखते हैं, यानी देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों में जो तिलिस्म, जो राजा रानी और जो एक कल्पना लोक की कहानी जिसका उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन था, उसे देखते हैं, वही यहां भी है। तो प्रेमचंद ने जिस साहित्य को पढ़ने से अपने साहित्यिक अध्ययन की शुरुआत की वो है तिलिस्म होशरुबा, और यहीं से उनके जीवन में, उनके मन में, उनके विचारों में एक बदलाव सा आना शुरू हुआ। उनके मन में एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होनी शुरू हुई कि साहित्य को तो जीवन का प्रतिबिंब होना चाहिए, फिर ये जीवन से इतनी दूर क्यों है। तो ये इसकी पृष्ठभूमि कब से तैयार होनी शुरू हुई, जब वे 13 वर्ष के थे, यानी 1893 ईस्वी में। उसके बाद शीघ्र ही अन्य जितने भी कथाकार थे फारसी उर्दू के, रतन नाथ सरशार, मिर्जा हादी रुस्वा, मौलाना शरर, इन सब के उपन्यासों का उन्होंने अध्ययन कर लिया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो कथा साहित्य है उसमें जीवन का स्पंदन, मनुष्य के जीवन का स्पंदन तो है ही नहीं। ये केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा जाने वाला साहित्य है। और यही कारण है कि उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया साहित्य को जीवन से जोड़ने का, यानी जो साहित्य अब तक केवल कल्पना की गलियों में घूम रहा था उसे लाकर यथार्थ की जमीन पर खड़ा कर दिया प्रेमचंद ने। 15 वर्ष की आयु में आपका विवाह संपन्न हो गया। 1897 ईस्वी में जब वे 16 वर्ष के हुए तब पितृ वियोग हो गया, दूसरा संघर्ष। अब तक माता का वियोग था, लेकिन गृहस्थी के संचालन के लिए, परिवार के संचालन के लिए पिता मौजूद थे, लेकिन अब पिता भी नहीं रहे। तो माता का वियोग तो हुआ ही, पिता का वियोग भी हो गया, यानी जाहिर सी बात है कि परिवार की जिम्मेदारियां भी अब प्रेमचंद के ऊपर आ गईं। पिता के निधन के समय उनके परिवार में एक सौतेली माता, उनके 2 सौतेले भाई और उनकी पत्नी जिनसे उनका विवाह हुआ था, वे मौजूद थीं। हिंदी साहित्य कोश भाग 2 में दोस्तों उनके एक छोटे भाई मेहताब राय का ही केवल उल्लेख मिलता है। गांव में रहकर, अब क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी, तो ऐसी स्थिति में गांव में रहकर उन्होंने अनुभव किया कि वे आखिर कौन सा काम करें जिससे कि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, उनकी जरूरतें पूरी कर सकें। तो उन्होंने गुजारे के लिए ट्यूशन करना शुरू किया। अब ट्यूशन गांव में तो मिलते नहीं थे, तो उसके लिए, ट्यूशन के लिए वे 5 मील पैदल चलकर जाते थे, पढ़ाते थे, और खुद भी देखिए अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, ट्यूशन करना नहीं छोड़ा, और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते रहे, साथ ही साहित्य का अध्ययन भी करते रहे। ये सारे काम निरंतर चल रहे हैं। सृजन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। तो पढ़ाने जाना है, ये चलकर पढ़ाने जाना और रात को कुप्पी जलाकर पढ़ना उनका दैनिक कार्य था। कुप्पी एक तेल की छोटा सा दिया होता है जिसको गांव में जला करके और उसकी रोशनी में काम किए जाते हैं। कठिनाई से कॉलेज में प्रवेश, फिर कॉलेज के में प्रवेश कर लेना था आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए, तो बहुत मुश्किल से उन्हें कॉलेज में प्रवेश मिला, और प्रवेश तो मिल गया लेकिन गणित में वे 2 बार फेल हो गए। ये लिखने की, आप दोस्तों आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि मैम ये लिखने की क्या जरूरत थी कि गणित में 2 बार फेल हो गए। दोस्तों ये लिखना इसलिए जरूरी है ताकि आप देखें कि एक साहित्यकार जिसका नाम प्रेमचंद है वो भी असफलता का मुंह देखता है, लेकिन
उस असफलता से वो निराश नहीं होता, अवसादग्रस्त नहीं होता। तो हमको क्या सीखना है कि असफलताएं सफलता की सीढ़ी होती हैं। यदि हम असफलता प्राप्त करते हैं तो तय है कि हमें अगले कदम पर सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि असफलताएं हमें अनुभव देती हैं। इसलिए आपको असफल होने पर निराश बिल्कुल नहीं होना है, यह सीखने की जरूरत है। इसलिए मैंने ये पंक्ति यहां लिखी। अंततः अध्ययन और घरेलू जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने उचित समझा कि वे शहर में जाकर रहेंगे। अब शहर में जाकर रहने के लिए, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी भी थी, तो धन की आवश्यकता थी, तो इसके लिए उन्होंने 5 रुपए महीने की तनख्वाह पर एक वकील के बेटे को पढ़ाना शुरू किया। और इस दौरान एक अस्तबल था जहां पे नीचे घोड़े थे और उसके ऊपर एक खंडर सी कच्ची कोठरी बनी हुई थी, उसमें वे रहे, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी स्थिति रहने के लिए वे स्वयं उठा नहीं सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आगे चलें। गोरखपुर में एक बुद्धिलाल नाम का बुक सेलर था। किस तरह से आय के साधन भी निरंतर प्रेमचंद को तलाश करने पड़े, ये उनका जीवन हमें बताता है। तो गोरखपुर के बुद्धिलाल बुक सेलर से कुंजियां लेते थे। कुंजियां जो आजकल पासबुक है, 1 वीक सीरीज है दोस्तों, वो उस समय कुंजियां होती थी। उन कुंजियों को लेकर छात्रों को बेचते थे और बदले में उसके पैसा नहीं लेते थे, बल्कि क्या अनुमति प्राप्त की कि बैठकर, दुकान में बैठकर उपन्यास पढ़ने की सुविधा उन्हें दे दी जाए। क्यों? क्योंकि वे साहित्य का अध्ययन करना चाहते थे, जानना चाहते थे कि साहित्य का उनके समय तक वास्तविक स्वरूप क्या है। लेकिन उपन्यास खरीदने के लिए, पुस्तकें खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। इसलिए उन्होंने बुद्धिलाल बुक सेलर से कुंजियां लेकर बेची और बदले में पैसा नहीं लिया, बल्कि दुकान में बैठकर उपन्यास पढ़ने की सुविधा पाई, क्योंकि उपन्यास वहीं दुकान में मौजूद थे। 1898 ईस्वी में बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया और द्वितीय श्रेणी से मैट्रिक पास किया। अभी तक आप देख रहे हैं कि अध्ययन भी चल रहा है, परिवार की जिम्मेदारियां भी चल रही हैं, साहित्य का अध्ययन भी चल रहा है। एक स्कूल के हेडमास्टर की सहायता से अंततः, क्योंकि मैट्रिक पास हो गए थे, तो उन्हें 18 रुपए महीने की तनख्वाह पर स्थानीय विद्यालय में शिक्षक की नौकरी मिल गई। यानी वे पढ़ाने लगे और उनका मासिक वेतन था 18 रुपए। नौकरी के साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। यानी मैट्रिक हो गए, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई निरंतर जारी रखी। इसके बाद वे गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट स्कूल बहराइच में 20 रुपए मासिक में नौकरी करने लगे। 18 से 2 रुपए उन्नति हुई उनकी और अब उन्हें 20 रुपए मिलने लगे। कहां पर? गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट स्कूल में। 1904 में उर्दू और हिंदी में ओरिएंटल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वर्नाक्यूलर इम्तिहान पास किया। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है भाषा संबंधी। वर्नाक्यूलर इम्तिहान का मतलब होता है दोस्तों, उस समय भाषाओं के लिए परीक्षा पास करनी पड़ती थी और उस परीक्षा को पास करना प्रेमचंद के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उनका संबंध साहित्य से था। उर्दू और हिंदी, उर्दू में उन्होंने लिखना शुरू करने वाले थे और हिंदी उनकी मातृभाषा थी, इसलिए उन्होंने दोनों में ओरिएंटल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वर्नाक्यूलर इम्तिहान पास कर लिया। 1905 में ट्रेनिंग कॉलेज, जैसे आजकल बीएड के कॉलेज होते हैं, ट्रेनिंग कॉलेजेस होते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं, उसी तरह उस समय भी ट्रेनिंग कॉलेज थे जहां से पढ़ाने का सर्टिफिकेट मिलता था। तो उन्होंने ट्रेनिंग कॉलेज से 1905 में पढ़ाने का सर्टिफिकेट प्राप्त किया। यानी अब वे नियमानुसार शिक्षक बनने के काबिल हो गए थे। 1906 में बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। उनकी पहली पत्नी के साथ उनका तालमेल नहीं बैठा, क्योंकि प्रेमचंद के जीवन में जितना संघर्ष था, जितनी आर्थिक तंगी थी, उसके चलते वे उनके साथ जीवन निर्वाह नहीं कर सकी और वे उन्हें छोड़कर चली गई थी। और उसके बाद 1906 में प्रेमचंद ने बाल विधवा शिवरानी देवी के साथ विवाह किया, जिन्होंने जीवन भर उनका साथ निभाया। और प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी भी शिवरानी देवी ने लिखी है। दूसरी बात दोस्तों, आपको यह ध्यान में रखना है प्रेमचंद के विषय में, दूसरा एक और महत्वपूर्ण बिंदु, कि साहित्य में उन्होंने जो नया सामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, यानी विधवाओं के पुनरुत्थान का, वैश्याओं के पुनरुत्थान का, स्त्रियों के अधिकारों का, वो
केवल साहित्य में कहने के लिए नहीं था, बल्कि अपने जीवन में उसे करके भी दिखाया। और इसका प्रमाण है एक बाल विधवा से विवाह करना, जबकि विधवाओं को उस समय के समाज में बहुत ही निम्न और हेय दृष्टि से देखा जाता था। 1909 में 3 वर्ष तक लगातार सरकारी स्कूल में अध्यापन कार्य किया। 1909 से आएगा यहां पे। 1910 में अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, फारसी और इतिहास विषय लेकर इंटर पास किया। उस समय का इंटर यानी आजकल का 12th का एग्जाम। 1919 में उन्होंने इलाहाबाद से बीए पास किया, यानी बीए पास हो गए 1919 में। लेकिन सृजन कार्य वो पहले ही प्रारंभ कर चुके हैं, ये बात आपको भूलनी नहीं है। 1907 से ही उनका 1904-05 के बाद से ही उनका लेखन कार्य प्रारंभ हो चुका था उर्दू में। प्रेमचंद ने गोरखपुर, कानपुर, बनारस आदि स्थानों पर भी अध्यापन कार्य किया। कुछ वर्ष वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सब इंस्पेक्टर के रूप में महोबा में भी रहे, यानी सब इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स होते थे, जो समय समय पर विद्यालयों में इंस्पेक्शन करने के लिए जाते थे, वहां पर भी वे सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त रहे। अब आती है बात कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो जीवन के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार 1901 में प्रेमचंद ने अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया। यानी हिंदी साहित्य कोश क्या कहता है? प्रेमचंद का साहित्यिक जीवन 1901 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। 1907 में इन्होंने उर्दू में कहानियां लिखना शुरू किया, यानी यहां से शुरू हो गया था। पत्र पत्रिकाओं में छोटे मोटे लेख आदि छपते रहते थे। 1907 में उन्होंने उर्दू में कहानियां लिखनी शुरू की और इसके साथ ही वे प्रकाशित भी होने लगी। प्रारंभिक मौलिक उर्दू कहानियां कहां छपती थी, यह आपको ध्यान में रखना है। कानपुर से एक पत्र निकलता था जमाना, जिसके संपादक थे दया नारायण निगम, वहां छपती थी। और इंडियन प्रेस, बहुत ही प्रसिद्ध प्रेस थी उस समय की, इंडियन प्रेस, जिसने सरस्वती पत्रिका को शुरू करने की योजना बनाई थी, वो इंडियन प्रेस इलाहाबाद का एक पत्र निकलता था उर्दू में, अदीब, उसमें उनकी प्रारंभिक उर्दू कहानियां प्रकाशित हुई। यानी जमाना और अदीब पत्रों में उनकी उर्दू कहानियां प्रकाशित हुई, भूलना नहीं है। प्रेमचंद की पहली उर्दू कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। दोस्तों, कहीं कहीं इस कहानी का नाम संसार का अनमोल रत्न भी मिलता है, तो आप दोनों बातों को ध्यान में रखें। विकल्प में जो भी आए, यदि ऐसा आता है कि पहली उर्दू कहानी कौन सी है, तो यदि ऑप्शन में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है तो उसे चिन्हित करेंगे, और अगर दुनिया का सबसे अनमोल रत्न नहीं है, संसार का अनमोल रत्न है, तो उसे चिन्हित करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यह कहानी 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। डॉक्टर नगेंद्र ने, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमचंद की पहली कहानी सौत मानी है, जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। यानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रेमचंद की पहली कहानी सौत है, जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं कि 1916 में प्रकाशित पंच परमेश्वर प्रेमचंद की पहली कहानी है। 1908 में उनका सोजे वतन, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भूलना नहीं है। सोजे वतन नामक पहला उर्दू कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। यानी पहला कहानी संग्रह कौन सा है प्रेमचंद का? सोजे वतन। सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुआ और इसमें उर्दू की 5 कहानियां संकलित थी, जिनकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो सोजे वतन का अर्थ क्या होता है? सोज का मतलब होता है मातम, शोक, और वतन का मतलब देश, यानी देश का मातम या देश का शोक, इसका अर्थ होता है। इसे आपको समझना जरूरी है, जिसके कारण उन्हें अंग्रेज सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने सोजे वतन को देशद्रोह की पुस्तक माना कि ये भारतवासियों में देशद्रोह की भावनाएं, यानी अंग्रेज सरकार का विरोध करने की जो भावनाएं हैं, उसको जागृत करने वाली रचना है। और यही कारण है कि हमीरपुर में जो कलेक्टर थे, उन्होंने प्रेमचंद को बुलाया। प्रेमचंद वहां पहुंचे और उनके सामने ही सोजे वतन की 500 प्रतियां उनके सामने जला दी गई। इससे ज्यादा कष्टकारक स्थिति एक साहित्यकार, एक लेखक के लिए और कोई हो ही नहीं सकती थी। लेकिन प्रेमचंद ने उसे भी सहा, और लेकिन अपना सृजन छोड़ा नहीं और अपनी दिशाएं नहीं बदली। जिस गति से, जिस दिशा में वे लेखन कर रहे थे, वे करते रहे, लेकिन
उन्होंने अपना रूप बदल लिया, यानी नाम बदल लिया। तो अब तक वे लिख रहे थे नवाब राय के नाम से। अब पहले हम सोजे वतन पर बात कर लेते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सोजे वतन में कौन सी कहानियां संकलित हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सोजे वतन में 5 कहानियां हैं और 5 उर्दू की कहानियां हैं, क्योंकि ये उर्दू का कहानी संग्रह है। कौन कौन सी कहानियां हैं? सबसे पहली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, फिर दूसरी है शेख मखमूर, तीसरी है यही मेरा वतन है, और चौथी है शोक का पुरस्कार, और 5वीं है सांसारिक प्रेम। ये 5 कहानियां सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित हैं। इसके बाद जमाना जिसमें उनकी उर्दू की कहानियां प्रकाशित होती थी, जमाना और अदीब पत्रों में होती थी। तो जमाना के जो संपादक थे दया नारायण निगम, जमाना कहां से निकलता था? कानपुर से निकलता था। उन्होंने उन्हें सलाह दी, यानी प्रेमचंद को सलाह दी कि वे अब नवाब राय के नाम से लिखना बंद कर दें और हिंदी में लिखना शुरू करें। और प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम ने ही दिया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम देने वाले कौन थे? तो दया नारायण निगम, जो कि जमाना पत्र के संपादक थे। जमाना कानपुर से प्रकाशित होने वाला पत्र था, यह भूलना नहीं है। 1914 में प्रेमचंद ने हिंदी में साहित्यिक लेखन, देखिए हिंदी साहित्य कोश में अभी हमने पढ़ा 1901 से उन्होंने सृजन शुरू कर दिया था। 1907 से उन्होंने उर्दू में कहानियां लिखना शुरू किया और वे प्रकाशित भी होने लगी। 1908 में सोजे वतन, जो कि पहला उर्दू कहानी संग्रह था, वो प्रकाशित हुआ। और जब उसको जलाया गया सोजे वतन की प्रतियों को, तो दया नारायण निगम ने उन्हें हिंदी में लिखने की प्रेरणा दी और प्रेमचंद नाम से लिखने की प्रेरणा दी। उसके बाद 1914 से प्रेमचंद ने हिंदी में साहित्यिक लेखन प्रारंभ किया। इस दौरान लिखी गई उनकी सामाजिक कहानियां जो थी, वे भी जमाना में प्रकाशित होती रहीं। डुमरियागंज के तहसीलदार थे मन्नन द्विवेदी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मन्नन द्विवेदी गजपुरी जो तहसीलदार थे, उनकी प्रेरणा से प्रेमचंद ने अपनी उर्दू कहानियों को हिंदी में रूपांतरित किया। यानी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने की प्रेरणा दी और मन्नन द्विवेदी गजपुरी ने उनको प्रेरित किया कि उन्होंने जो भी उर्दू में कहानियां लिखी हैं, उन सबको वो हिंदी में रूपांतरित करें, अनुदित करें और प्रकाशित करें। जब वे गोरखपुर में रहे, तो गोरखपुर कार्यकाल के दौरान उन्होंने महावीर प्रसाद पोद्दार की प्रेरणा से जो सेवा सदन नाम से जो उपन्यास उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से जो उपन्यास लिखा था, उसे सेवा सदन के नाम से हिंदी में लिखने की प्रेरणा दी। किसने दी? महावीर प्रसाद पोद्दार ने, और उन्होंने इसे सेवा सदन नाम से हिंदी में लिखा। सप्त सरोज उनका पहला 1917 में प्रकाशित हिंदी कहानी संग्रह है, बिल्कुल नहीं भूलना है। सोजे वतन पहला उर्दू कहानी संग्रह और प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का पहला कहानी संग्रह, लेकिन हिंदी में पहला कहानी संग्रह है सप्त सरोज, जिसका प्रकाशन हुआ 1917 ईस्वी में, और सोजे वतन का प्रकाशन हुआ था 1908 ईस्वी में, भूलेंगे नहीं। 1921 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। उन्होंने आह्वान किया कि सरकारी नौकरियों का त्याग किया जाए, तो वे नौकरी छोड़कर बनारस लौट आए। 1923 में उन्होंने बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना की, जहां से बाद में उन्होंने हंस पत्रिका निकाली। 1930 में एक जनवादी पत्रिका के संपादक, यानी 23 में उन्होंने सरस्वती प्रेस की स्थापना की। 1930 में एक जनवादी पत्रिका के संपादन के उद्देश्य से हंस पत्रिका का संपादन उन्होंने प्रारंभ किया। आर्थिक तंगी के कारण, क्योंकि आर्थिक तंगी तो उनके पास जीवन भर रही, हंस का संपादन दायित्व उन्होंने हिंदी साहित्य परिषद को सौंप दिया। प्रेमचंद ने जमाना, ज्ञान मंडल लिमिटेड, वाराणसी द्वारा प्रकाशित कौन कौन सी पत्रिकाएं? मर्यादा, माधुरी, जागरण, इन पत्रिकाओं का संपादन कर साहित्य के उच्च आदर्शों की स्थापना की। यानी प्रेमचंद के साथ 4 पत्रिकाओं के संपादन का कार्य जुड़ा हुआ है। इन चारों पत्रिकाओं के नाम आप भूलेंगे नहीं। पहली है हंस, जो उन्होंने खुद ही प्रारंभ की थी। बाकी है मर्यादा, माधुरी, जागरण, जिनमें से कुछ जमाना तथा ज्ञान मंडल लिमिटेड के द्वारा संचालित की जाती थी, हिंदी की पत्रिकाएं थी। तो इनको भी उन्होंने संपादित किया और उच्च आदर्शों की स्थापना की। 1936 में प्रकाशित कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, ये आपको भूलना नहीं है। पहली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो उर्दू में लिखी गई थी, और
कफन उनकी अंतिम कहानी है जो 1936 में लिखी गई। 1936 में रोगशैया पर बीमार अस्वस्थ थे बहुत ज्यादा प्रेमचंद। 1936 में उन्होंने हंस की जमानत के लिए फिर भी आवश्यक जितना धन अनिवार्य था वो उन्होंने जुटाया, क्योंकि वो किसी भी स्थिति में हंस के प्रकाशन को बंद नहीं होने देना चाहते थे और अपने जीते जी उन्होंने ये कार्य संभव कर दिखाया। हंस को निरंतर चलाए रखने के लिए उन्होंने फिल्मी दुनिया में भी कदम रखा। ये फिल्मों बंबई भी गए ताकि ये फिल्मों के लिए कहानियां लिखकर अच्छा पैसा कमा सकें और हंस को निरंतर जारी रख सकें, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा और वे वापस बनारस लौट आए। सेवा सदन को स्वयं प्रेमचंद ने हिंदी का बेहतरीन नॉवल कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। यानी डॉक्टर बच्चन सिंह ने, प्रश्न पूछा जा सकता है प्रेमचंद के किस उपन्यास को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है, तो प्रेमाश्रम आपका उत्तर होना चाहिए। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कायाकल्प प्रेमचंद का पहला उपन्यास है जिसकी पांडुलिपि हिंदी में मिलती है। कायाकल्प पहला उपन्यास मानते हैं वो जिसकी पांडुलिपि हिंदी में मिलती है। बाकी जो उनके प्रारंभिक उपन्यास है वो सब मूलतः उर्दू में लिखे गए थे। प्रतिज्ञा उपन्यास में प्रेमचंद ने अछूतों की समस्या का चित्रण किया है। ये सारे बिंदु आपको कंठस्थ कर लेने हैं कि किस उपन्यास में कौन सी समस्या बताई गई है, क्योंकि प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। प्रेमचंद का उर्दू उपन्यास असरारे मुआबिद 8 अक्टूबर 1903 ईस्वी से 1 फरवरी 1905 के बीच उर्दू साप्ताहिक आवाज एक खल्क में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब बात आती है कृति परिचय की। तो कृतियों में मूलतः कहानियां और उपन्यास लिखे, हालांकि उन्होंने बाल साहित्य भी लिखा, कुछ कृतियों के अनुवाद भी किए और नाटकों की भी रचना की, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कहानी संग्रहों की बात करें तो प्रेमचंद ने कुल मिलाकर 300 से भी अधिक कहानियां लिखी और उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं सप्त सरोज 1917। ये जो स्थानों के नाम दिए गए हैं दोस्तों, ये वो स्थान है जहां से ये कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। तो जब हमको उपलब्ध हो गए हैं तो मैंने कहा अधिक से अधिक जानकारी आप तक ये पहुंचनी चाहिए। तो सप्त सरोज 1917 में प्रकाशित हुआ गोरखपुर से। नमक का दारोगा कहानी संग्रह 1921 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। प्रेम पचीसी 1923 में कलकत्ता से। प्रेम प्रसून 1924 में लखनऊ से। बैंक का दिवाला 1924 में कलकत्ता से। प्रेम द्वादशी 1926 में लखनऊ से प्रकाशित हुआ। प्रेम प्रतिमा 1926 में बनारस से और बाद में लखनऊ से प्रकाशित हुआ। प्रेम प्रमोद 1926 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। शांति 1927 में कलकत्ता से। प्रेम तीर्थ बनारस से 1929 में। 5 फूल 1929 में बनारस से। प्रेम चतुर्थी 1929 में कलकत्ता से। प्रेम प्रतिज्ञा 1929 में बनारस से। अग्नि समाधि 1929 में लखनऊ से और गल्प रत्न संपादित संस्करण है 1929 में बनारस से प्रकाशित हुआ। यानी ये जो रचना, ये तो कहानी संग्रह है और ये संपादित संस्करण था उनके कहानी संग्रहों का। 1929 में ये बनारस से संपादित संस्करण का मतलब यह है कि ऊपर हमने जितने कहानी संग्रहों की बात की उनमें से कुछ चुनिंदा कहानियां लेकर प्रेमचंद की इसे गल्प रत्न के रूप में संपादित कर दिया गया और इसका प्रकाशन बनारस से 1929 में हुआ। सप्तसुमन 1930 में बनारस से प्रकाशित। प्रेम पंचमी 1930 में लखनऊ से प्रकाशित। प्रेरणा 1932 में बनारस से प्रकाशित। समर यात्रा 1932 में बनारस और कलकत्ता दोनों से प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां स्वयं प्रेमचंद ने संपादित किया और 1933 ईस्वी में लाहौर से प्रकाशित हुआ। पंच प्रसून 1934 में कलकत्ता से। नवजीवन 1935 में कलकत्ता से। कफन और शेष रचनाएं 1937 में बनारस से प्रकाशित हुआ। नारी जीवन की कहानियां, ये सब संपादित कृतियां हैं। 1938 में बनारस से। प्रेम पीयूष संपादित संस्करण 1941 में बनारस से प्रकाशित। ग्राम्य जीवन की कहानियां, ये भी संपादित संस्करण है, यानी जितने भी उनके कहानी संग्रह प्रकाशित हुए उनमें से ग्राम्य जीवन से जुड़ी कहानियों को अलग से छांट कर उन्हें संपादित कर दिया गया। प्रेमचंद की लगभग सभी कहानियां, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, मानसरोवर नाम से 8 भागों में सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हो चुकी है। सरस्वती प्रेस कौन सी प्रेस है? जिसकी स्थापना स्वयं प्रेमचंद ने की थी।
अब बात आती है उनके, ये तो हुई कहानियों की बात। नाटक उन्होंने लगभग 3 नाटक लिखे। संग्राम 1923 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, करबला 1924 में लखनऊ से प्रकाशित हुआ, प्रेम की वेदी 1933 में बनारस से प्रकाशित हुआ। सबसे ज्यादा प्रश्न करबला पर पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। लेख संग्रह, उनके जितने भी लेख हैं इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। उनके सभी लेख कुछ विचार नाम से 1939 में प्रकाशित हुए बनारस से। जीवनी की बात करें तो जीवनी उन्होंने किस किस की लिखी? स्वयं प्रेमचंद ने। महात्मा शेख सादी की जीवनी उन्होंने लिखी, 1918 में गोरखपुर से प्रकाशित हुई। दुर्गादास की जीवनी लिखी, 1938 में बनारस से प्रकाशित हुई। और कलम, तलवार और त्याग नाम से भी उन्होंने एक जीवनी लिखी, जिसके विषय में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अब बात आती है आत्मकहानी की, यानी अपने जीवन के विषय में प्रेमचंद ने क्या लिखा। तो 1933 में प्रेमचंद ने जीवन सार नाम से एक आत्मकहानी लिखी, और ये हंस का उन्होंने एक आत्मकथा विशेषांक निकाला था दोस्तों। उस आत्मकथा विशेषांक के लिए मैं उन्होंने ये जीवन सार नाम शीर्षक से आत्मकहानी प्रकाशित की। और आपको ध्यान होगा कि जयशंकर प्रसाद ने जो एक कविता लिखकर दी थी, आत्मकथ्य नाम से उनकी उस कविता को हम पढ़ते हैं, वो भी उन्होंने प्रेमचंद के हंस जो पत्रिका थी उसके आत्मकथा विशेषांक के ही लिए प्रेमचंद के आग्रह पर लिखी थी। उपन्यासों की बात करते हैं। असरारे मुआबिद, क्योंकि प्रारंभ में वे उर्दू में लिखते थे, तो असरारे मुआबिद उपन्यास पहले तो उर्दू में लिखा गया, उसके बाद देवस्थान रहस्य नाम से प्रकाशित हुआ हिंदी में। देवस्थान नाम से हिंदी में प्रकाशित हुआ। 1907 में प्रेमचंद का एक और उपन्यास हम खुरमा हम सबाब उर्दू में प्रकाशित हुआ, और कालांतर में ये प्रेमा नाम से हिंदी में प्रकाशित हुआ। यानी एक तो देवस्थान ये उपन्यास हो गया पहला, जो कि उर्दू में मूलतः लिखे गए थे, बाद में हिंदी में रूपांतरित हुए। ये दूसरा उपन्यास है। प्रेमचंद का ने एक रूठी रानी नाम से भी उपन्यास लिखा, 1907 में ये प्रकाशित हुआ, ये तीसरा उपन्यास है। और एकमात्र उनका ये ऐतिहासिक उपन्यास है। धारावाहिक के रूप में ये जामाना पत्रिका में भी छपा। इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हमें ग्रंथों में नहीं मिलती। सेवा सदन, यहां से उनकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। 1918 में प्रकाशित हुआ ये वैश्या समस्या, दहेज प्रथा समस्या पर लिखा हुआ उपन्यास है, और ये पहले उर्दू में लिखा गया था और बाजारे हुस्न के नाम से ये उर्दू में लिखा था। कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से प्रकाशित हुआ, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। वरदान उनका दूसरा उपन्यास 1921 में प्रकाशित हुआ। ये उर्दू में एक परिहास हास्य व्यंग्य प्रधान उपन्यास है, जो जलवाए ईसार के नाम से उर्दू में लिखा गया था और बाद में इसे हिंदी में रूपांतरित किया गया। प्रेमाश्रम 1922 में प्रकाशित हुआ, और इसमें किसानों और जमींदारों के संघर्षपूर्ण चित्रण, संबंधों का चित्रण किया गया है। प्रेमाश्रम भी पहले उर्दू में गोशाए आफियत के नाम से लिखा गया और बाद में हिंदी में प्रकाशित, नहीं, पहले हिंदी में प्रकाशित। देखिए लिखा, आपको इस उपन्यास के विषय में ध्यान रखना है, ये वही उपन्यास है जिसे डॉक्टर बच्चन सिंह ने पहला हिंदी का राजनीतिक उपन्यास माना है। दूसरी बात, इसकी विषय वस्तु किसानों और जमींदारों के संघर्षपूर्ण संबंधों से संबंधित है। तीसरी बात यह है कि यह लिखा तो उर्दू में गया था पहले, और इसका शीर्षक था गोशाए आफियत, लेकिन प्रकाशित ये पहले हिंदी में हुआ। ये इस उपन्यास के विषय में अद्भुत बात है कि लिखा पहले उर्दू में गया लेकिन प्रकाशित हिंदी में हुआ। रंगभूमि बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित उपन्यास है और गांधीवाद का प्रभाव है। प्रश्न पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास में गांधी दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, तो रंगभूमि ऑप्शन आपको चुनना है। 1925 में प्रकाशित हुआ। त्याग, प्रेम एवं बलिदान के आदर्श और गांधीवादी विचारधारा का यहाँ चित्रण किया गया है। कायाकल्प 1926 में प्रकाशित उपन्यास है उनका, इसमें योगाभ्यास और पुनर्जन्म का चित्रण है। निर्मला उनका 1927 में प्रकाशित हुआ उपन्यास है, इसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को उठाया है प्रेमचंद ने। प्रतिज्ञा उनका 1929 में प्रकाशित उपन्यास है। गबन 1931 में प्रकाशित हुआ, इसमें नारी के आभूषण प्रेम की समस्या का चित्रण किया गया है। कर्मभूमि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतों का उद्धार और किसानों के उत्थान का चित्रण किया गया है। गोदान
आप सभी जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, कृषक जीवन का महाकाव्य के नाम से जानी जाती है ये रचना उनकी। 1936 में प्रकाशित हुई। कृषक जीवन की समस्याएं, किसानों और मजदूरों के शोषण की कथा का चित्रण यहां पर किया गया है। मंगलसूत्र उनका अंतिम उपन्यास है जो कि अधूरा रहा क्योंकि 1936 में ही प्रेमचंद का निधन भी हो गया। तो अमृत राय उनके जो पुत्र थे उन्होंने इसे पूरा किया और 1948 में इसे प्रकाशित कराया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मंगलसूत्र उपन्यास प्रेमचंद का जो अपूर्ण था। पहला प्रश्न तो इस तरह से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है। दूसरा प्रश्न इस तरह से आता है कि मंगलसूत्र नामक अपूर्ण उपन्यास को किसने पूरा किया। तो दोनों ही तरह से आपको इसे ध्यान में रखना है। प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास और कृष्ण तथा कृष्णा नामक उपन्यास भी लिखे जिनके विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती। अब बात आती है उनकी अनुदित कृतियों की, यानी उन्होंने अनुवाद भी किए। तो 1920 में सदासुख नाम से एक अनुदित रचना उनकी बंबई से प्रकाशित हुई। ये अनुदित रचना उनकी जॉर्ज इलियट के साइलस मार्नर नामक जो अंग्रेजी रचना थी उसका संक्षिप्त रूपांतर है। फिर उन्होंने टॉल्स्टॉय की कहानियों के हिंदी अनुवाद किए जिसका प्रकाशन 1923 में कलकत्ता से हुआ। अहंकार नाम से 1923 में उन्होंने फिर से एक अनुदित रचना प्रकाशित की जो कलकत्ता से प्रकाशित हुई। और ये जो रचना है अहंकार नाम से, ये अनातोले फ्रैंक एक फ्रांसीसी लेखक हैं, उनके थायस उनकी कृति का नाम है, उसका हिंदी अनुवाद है। आजाद कथा उनकी एक और अनुदित कृति है, 1927 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुई। और रतननाथ शरशार का फसानाए आजाद नामक जो रचना है उसका हिंदी अनुवाद है। हड़ताल 1930 ईस्वी में प्रकाशित उनकी अनुदित कृति है, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। और गॉल्स वर्दी के स्ट्राइक नामक नाटक का यह हिंदी अनुवाद है। चांदी की डिबिया 1931 में इलाहाबाद से प्रकाशित अनुदित कृति है। गॉल्स वर्दी के द सिल्वर बॉक्स नामक नाटक का हिंदी अनुवाद है। न्याय 1931 में इलाहाबाद से प्रकाशित अनुदित कृति है जो गॉल्स वर्दी के जस्टिस का हिंदी अनुवाद है। सृष्टि का आरंभ उनकी रचना 1939 में प्रकाशित हुई। यह भी अनुदित कृति है, बनारस से इसका प्रकाशन हुआ। और बर्नार्ड शॉ का नाम अंग्रेजी साहित्यकार आपने सभी ने सुना होगा। बर्नार्ड शॉ के बैक टू मैथ्यू सेलर नामक नाटक का अनुवाद है। अब बात आती है बाल साहित्य की। प्रेमचंद ने बाल साहित्य भी लिखा। मनमोदक संपादित रचना है, 1926 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। कुत्ते की कहानी 1936 में बनारस से प्रकाशित हुई। जंगल की कहानियां 1938 में बनारस से प्रकाशित हुई। रामचर्चा 1941 में बनारस से प्रकाशित। और दुर्गादास भी उनकी एक कृति है। अब बात आती है कि विद्वान प्रेमचंद के साहित्य के विषय में क्या कहते हैं। इससे पहले कि हम इन पर नजर डालें दोस्तों, इन्हें समझने की कोशिश करें, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि प्रारंभ में जिस साहित्यिक सिद्धांत को प्रेमचंद अपनी रचनाओं में लेकर चले वो था आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। इस पर भी कई बार प्रश्न आता है। लेकिन जैसे जैसे वे साहित्य सृजन के विभिन्न पड़ावों को पार करते गए वैसे वैसे वे यथार्थवादी होते गए। अब आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का अर्थ क्या है संक्षेप में समझ लेंगे। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का मतलब है कि एक ऐसा साहित्यिक सिद्धांत जिसमें यथार्थ जो वास्तविक स्थितियां हैं उनका चित्रण किया जाए, लेकिन कृति का समापन किसी न किसी आदर्श की स्थापना में हो। ये तो हुआ आदर्शोन्मुख यथार्थवाद जो प्रेमचंद की कहानियों में हमें, प्रेमचंद के प्रारंभिक उपन्यासों में हमें अच्छी तरह से देखने को मिलता है। उसके बाद यथार्थवादी उपन्यास क्या होता है, उसमें आदर्श की स्थापना से कोई लेना देना नहीं होता। जो वास्तविक स्थिति समाज में, राजनीति में, धर्म के क्षेत्र में चल रही है उसका हूबहू चित्र प्रस्तुत किया जाता है। कफन जो उनकी अंतिम कहानी है वो पूरी तरह से एक यथार्थवादी कहानी है और ये इसका स्पष्ट उदाहरण है। तो कफन, सोजे वतन से लेकर कफन तक की जो प्रेमचंद की साहित्यिक यात्रा है दोस्तों, उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि प्रेमचंद किस तरह से आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आगे बढ़े साहित्य के क्षेत्र में और धीरे धीरे उनकी दृष्टि यथार्थवादी होती गई। ये दो बातें आपको भूलनी नहीं है। अब बात आती है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही खूबसूरत बात की प्रेमचंद के विषय में। वे लिखते हैं, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित यानी जिन्हें दबाया गया है, कुचला गया है,
अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, यानी उन्होंने अपने साहित्य में कृषक जीवन की पीड़ाओं को अभिव्यक्त किया। पर्दे में कैद और पद पर लांछित असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे। और दूसरी बात, एक तो किसानों की पीड़ाओं को अभिव्यक्त किया, दूसरी बात जो स्त्रियों को जो दबाया गया था, शोषित किया गया था, उनको भी उन्होंने अपने अधिकारों के प्रति सजगता प्रदान की। गरीबों और बेकारों के महत्व के प्रचारक थे, और गरीबों और बेकार जो थे, समाज का वर्ग, उपेक्षित वर्ग, उन सभी को उन्होंने अपने उपन्यासों में, अपने साहित्य में जगह दी। आगे द्विवेदी जी लिखते हैं, उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा निराशा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि उन्होंने समाज का जो भी उपेक्षित और शोषित वर्ग था, चाहे वो स्त्रियां हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसी अन्य वर्ग के यानी अछूत आदि हो, या वे किसान हो, सभी को अभिव्यक्ति दी प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से। और उनके साहित्य से उत्तर भारत की पूरी संस्कृति और भाषा हमारे सामने उजागर हो जाती है, अभिव्यक्त हो जाती है। हिंदी साहित्य कोश भाग 2 क्या कहता है? हिंदी साहित्य कोश कहता है, प्रेमचंद जीवन सत्य का अनुसरण करने वाले कलाकार थे। जीवन सत्य का मतलब क्या है? यथार्थ जीवन का जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुसरण, यानी अपने साहित्य में वे उसी को आगे लेकर चलने वाले थे। वे पूर्णतः देश की मिट्टी से बने थे, यानी उनका साहित्य उनके देश की वास्तविकता को अभिव्यक्त करता है। उन्होंने बाह्य प्रभाव स्वीकार किए, कि ऐसा नहीं था कि देश की मिट्टी से बने हैं तो बाहरी प्रभाव स्वीकार नहीं किए। विदेशी, बाहरी यानी विदेशी साहित्यकारों के प्रभावों को स्वीकार किया, लेकिन विचारों और कला दोनों की दृष्टियों से, लेकिन उन्हें अपना बनाया, लेकिन उन्हें भारतीय परिवेश में ढाल करके प्रस्तुत किया। इस पर भी उनके साहित्य की विशेषता यह है कि उसका आनंद केवल भारतवासी ही नहीं, मानव मात्र उठा सकता है। और कैसा साहित्य लिखा प्रेमचंद ने? सार्वभौमिक साहित्य लिखा, जिसे केवल भारत का मनुष्य ही जिससे आनंदित नहीं हो सकता, बल्कि विश्व में किसी भी देश का व्यक्ति उसे पढ़कर आनंद प्राप्त कर सकता है, क्योंकि युग सत्य का अनुसरण करते हुए वे सार्वभौम मानवता के कट्टर समर्थक थे। यानी मनुष्य मात्र की का जो जीवन मूल्य है, मानवीय जो दृष्टिकोण है, उसका उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समर्थन किया। प्रेमचंद साहित्य में अपनी सारी तत्कालीन आशाओं तथा निराशाओं और आकांक्षाओं सहित 1900 ईस्वी से 1936 के बीच भारतीय जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में रत एक पतित एवं पराधीन देश का भावुकतापूर्ण आदर्श व्यक्त हुआ है। दूसरी बात, दूसरा पक्ष क्या है प्रेमचंद साहित्य का, कि 1900 से लेकर 1936 के बीच में जो भारत की स्थिति थी, पराधीनता में कि कौन कौन सी समस्याएं थी, ब्रिटिश सरकार किस किस तरह के कानून बनाकर भारत के नागरिकों का शोषण कर रही थी, भारतीय नागरिकों की क्या क्या पीड़ाएं थी, उन सब का एक कच्चा चिट्ठा हमको प्रेमचंद के साहित्य में मिलता है। कला की दृष्टि से उसमें नवीनता है, लेकिन विषय वस्तु भी नई है, क्योंकि इससे पहले जीवन से जुड़े हुए, समसामयिक परिवेश से जुड़ा हुआ साहित्य, कथा साहित्य लिखा ही नहीं जाता था। लेकिन साथ ही कला यानी शिल्प की दृष्टि से भी वो नई है। उन्होंने एक अत्यंत उच्च धरातल पर आसीन होकर जीवन के मूल तत्वों और सत्य का सामंजस्य पूर्ण दृष्टिकोण से अनुसंधान किया। यानी जीवन के मूल तत्वों को भी उन्होंने अपने साहित्य में प्रस्तुत किया, और सामंजस्य भी किया, और सच्चाई क्या है, यथार्थ क्या है, उसको भी उन्होंने अपने साहित्य में प्रस्तुत किया। विविध सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि समस्याएं इसी सामंजस्यपूर्ण सत्यान्वेषण की प्रधान धारा की सहायक धाराओं के रूप में है। यानी उन्होंने अपने साहित्य में जिन समस्याओं को सामने किया, उजागर किया, वे समाज, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था और शिक्षा आदि से जुड़ी हुई हैं, और वो उनके इसी सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं। इस सब समस्याओं के बीच वे मानव की मानवता को खोजते हैं, यानी उनका दृष्टिकोण पूर्णतः मानवीय है, जो सेवा भाव, आत्मगौरव, प्रेम और अहिंसा पर आधारित है। यानी उनके साहित्य में जो जीवन मूल्य हमको मिलता है, जो मानव मूल्य हमको मिलता है, वो है सेवा भाव, आत्मगौरव, प्रेम और अहिंसा। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं, उपन्यास कोरे मनोरंजन के दायरे से निकलकर पहली बार समाज से जुड़े।
प्रेमचंद के विषय में यह बात तो दोस्तों आपको भूलनी ही नहीं है कि उपन्यास साहित्य जो पहले केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखे जाते थे, उन्हें समाजोपयोगी पहली बार बनाया प्रेमचंद ने, क्योंकि मनुष्य के जीवन से जोड़ा ही उन्हें प्रेमचंद ने। तो बच्चन सिंह स्वीकार करते हैं कि उपन्यास कोरे मनोरंजन के दायरे से निकलकर पहली बार समाज से जुड़े, अतः प्रेमचंद का आगमन एक ऐतिहासिक घटना के रूप में लेना चाहिए। साहित्य जगत में प्रेमचंद का जो अवतरण है वो वास्तव में साहित्य की एक अद्भुत ऐतिहासिक घटना है। इसके बावजूद प्रेमचंद स्वच्छंदतावाद से मुक्त नहीं है। स्वच्छंदतावाद यानी कहीं कहीं उस पर जो उस समय समाज, देखिए आपको यह ध्यान रखना है, जिस समय प्रेमचंद इस तरह का साहित्य लिख रहे थे उसी के समानांतर आधुनिक काव्य में छायावाद चल रहा था। छायावाद को बहुत सारे विद्वानों ने क्या कहकर पुकारा है? स्वच्छंदतावाद। तो वो स्वच्छंदतावादी जो मनोवृत्ति थी, उसके जो आदर्श थे, जीवन मूल्य थे, जो प्रेम था, वो भी कहीं ना कहीं हल्के रूप में ही सही प्रेमचंद के साहित्य में मिलता है, ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं। क्योंकि अपने परिवेश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। प्रेमचंद इस काल के केंद्रीय उपन्यास यानी प्रमुख उपन्यासकार थे। इस युग में कहानियों को भी जीवन की नई समस्याओं से जोड़ने का प्रयास सबसे पहले प्रेमचंद ने ही किया। यानी उपन्यासों में को तो जीवन से जोड़ा ही, कहानियों को भी जीवन से जोड़ा। उनके उपन्यासों और कहानियों के विकास में एक समानांतरता मिलती है, यानी जिस गति से, जिस दिशा में उपन्यास विकसित होते हैं उसी दिशा में उनकी कहानियां भी विकसित होती हैं। दोनों ही विधाओं में वे आदर्श से यथार्थ की ओर, जिसकी चर्चा मैंने आपसे की शुरू में, आदर्श से यथार्थ की ओर अग्रसर हुए हैं। इसे उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर, जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की कहानी है, 1916 में प्रकाशित हुई, से कफन कहानी जो उनकी है 1936 में, उसकी विकास यात्रा में देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र जो कि प्रेमचंद पर आधारित था। उम्मीद करती हूं कि प्रेमचंद के साहित्यिक दृष्टिकोण को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और उन्होंने कितना बहुआयामी साहित्य लिखा और किस तरह से अपने साहित्य के माध्यम से उस समय के समाज को, साहित्य को, जीवन को, राजनीति को दिशा दी, एक नई दिशा की ओर मोड़ा। ये प्रेमचंद को समझने के बाद हम आसानी से समझ सकते हैं। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।